Here's Chapter 81, rewritten in Chapter 33, University Breeding Achievements Competition 2. Anyway, अब नहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं, किन ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। डायरेक्टर ने भी अग्री कर दिया है, तुमने सुना ना? ये लिंसू को याद आया कि डिपार्चर से थोड़ी देर पहले डायरेक्टर डू ने किन के सजेशन को हाँ कर दिया था, और यही सजेशन था, नैन, तुम मुझे ट्रैप तो नहीं कर रही? अरे क्या बोल रहे हो? किन ने हल्का सा हंस के कहा, ये तुम्हारा चांस है अपने आप को शोकेस करने का, इससे अच्छे से चेरिश करो। लिंसू ने सॉफ्ट साई लेते हुए कहा, ठीक है फिर। डायरेक्टर डू तक अग्री कर चुके थे, तो लिंसू के पास भी अब और ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट 2 दिन तुम्हारा काम है रिसर्च रिपोर्ट लिखना, इंडिस्ट्रक्टिबल डक के एवोल्यूशन मॉडल के बारे में और नए एवोल्यूशन स्किल्स के बारे में। किन कैजुअली कॉफ़ी सिप करके हुए बोली, मैं ज़्यादातर दिन इंस्टीट्यूट में रहूंगी, अगर रिपोर्ट लिखते वक्त कोई क्वेश्चन हो तो एनी टाइम मुझसे पूछ लेना। 2 दिन के बाद हम डिस्ट्रिक्ट 1 जाएंगे ब्रीडिंग अचीवमेंट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। डिस्ट्रिक्ट 1 यांगहोंग अलायंस का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है और 72 डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे फ्लरिशिंग है, जहां नेचुरली ऐसे लार्ज स्केल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। 2 दिन में ही जा रहे हैं। लिंसू की आंखें वाइड हो गईं। ये थोड़ा जल्दी नहीं है क्या? कोई टेंशन नहीं, माइनर इशू है। किन ने स्माइल किया, मैं यहीं हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। कुछ और न बोलते हुए लिंसू क्यू को पकड़े हुए अपनी सीट की तरफ चला गया। हे, कहाँ जा रहे हो? रिसर्च रिपोर्ट्स लिखने। पूरे मॉर्निंग लिंसू थोड़ा डेज्ड स्टेट में रिसर्च रिपोर्ट लिखता रहा और फाइनली एक रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया। लंच का अरेंजमेंट क्यू के साथ रिजॉल्व करने के बाद कम्युनिकेटर अचानक रिंग हुआ। लिंसू में कम्युनिकेटर ऑन किया तो वो स्काई बैटल अरीना का बैटल एप्लीकेशन था। क्यू के फ्रॉस्ट स्टॉर्म और स्नोब्लो लेवल 2 में अपग्रेड होने के बाद और भी 20 टेमर्स उसमें इंटरेस्ट लेने लगे और लिंसू को रोज न्यू बैटल चैलेंजेस मिलते थे। लेकिन इस बार लिंसू अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। उसका एक्सप्रेशन स्लाइटली फ्राउन में आ गया। रोज शेनवू की 20 टावर में क्यू के साथ बैटल्स करने के बाद क्यू का बैटल एक्सपीरियंस काफ़ी एनरिच हो चुका था और अर्जेंसी फाइट करने की काफ़ी कम हो गई थी। पहले ये मैटर नहीं करता, लेकिन अब उसे नेक्स्ट 2 दिन रिसर्च रिपोर्ट पे फोकस करना था और आज रात की ग्रेट मैच के बाद दोनों काम बिजी होने वाले थे। 2 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट 1 जाकर ब्रीडिंग अचीवमेंट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना भी कुछ दिन लेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद लिंसू बीस टेमर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस असेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। अब प्रैक्टिस बैटल्स का ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था, बस उसका टाइम कंज्यूम करते। शायद मास्टर जोंग को बता देना चाहिए कि अब ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं रहेगा। मास्टर जोंग पहले ही कह चुके थे कि कभी भी लीव कर सकता है, बस पार्ट टाइम जॉब है। सोच के लिंसू ने कम्युनिकेटर ओपन किया और मास्टर जोंग को डायल किया। कुछ ही देर में मास्टर जोंग का फेस डिवाइस पे अपीयर हुआ। लिन, क्या हुआ? मास्टर जोंग, अब मैं काफ़ी बिजी होने वाला हूँ, शायद प्रैक्टिस फाइटर के लिए अवेलेबल ना रहूँ। लिंसू सिंसियरली बोला, सॉरी इसके लिए। चिंता मत करो। मास्टर जोंग थोड़ी देर स्टंड हुआ, फिर हेड शेक किया। इशू नहीं है, लेकिन आज का बैटल रिक्वेस्ट मिला था ना, एक्सेप्ट करोगे? ये लिंसू ने थोड़ी देर सोचा, फिर नॉड किया। तो फिर अभी बैटल अरीना चलता हूँ, इसके बाद और कोई मैच एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जस्ट प्रपोज करते ही रेजिग्नेशन? अगर लास्ट मैच भी रिफ्यूज़ किया तो रिग्रेट फील होता। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता हूँ। मास्टर जोंग ने नॉड किया। कम्युनिकेशन जल्दी एंड हो गई और लिंसू क्यू की तरफ देखा। लगता है एक और बैटल करनी पड़ेगी। मियाओ, नो प्रॉब्लम। स्लाइट स्माइल के साथ लिंसू ने ईमेल ओपन किया। चलो देखते हैं आज का ओपोनेंट कौन है। ईमेल का कंटेंट देखते ही लिंसू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली स्ट्रेंज हो गया। क्यू ने हेड पोक किया कम्युनिकेटर स्क्रीन की तरफ और उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली फियर्सली अडोरेबल हो गया। मियाओ, डाई फायर क्लाउड डॉग। लिंसू को सरप्राइज हुआ कि लास्ट बैटल का ओपोनेंट फायर क्लाउड डॉग निकला। आजकल क्यू ने फायर क्लाउड डॉग को डेली 5th स्टेज 20 टावर में फेस किया। काफ़ी रिजेंटमेंट एक्यूमुलेट हो गई थी और लिंसू ऑलमोस्ट विजुअलाइज कर सकता था कैसे फायर क्लाउड डॉग एक साइडेडली बीट होगा। वेट, इट माइट नॉट बी दैट सिंपल। फ्राउन करते हुए लिंसू ने ईमेल का रेस्ट रीड किया, डिटेलिंग फायर क्लाउड डॉग के बारे में। एक्सप्रेशन स्लाइटली ऑड हो गया। क्यू, ये बैटल थोड़ी टफ हो सकती है। ओपोनेंट के टैलेंट स्किल्स भी लेवल 2 पे हैं और काफ़ी टीचिंग स्किल्स यूज़ करते हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस रेयर होते हैं,
हर बीस्ट टेमर को लिंसू जैसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते। पेट के टैलेंट स्किल्स जुवेनाइल फेज में लेवल 2 तक इवॉल्व करना इंडिकेट करता है कि बीस्ट टेमर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। नॉर्मली लोअर रैंकिंग स्पीशीज चूज करते तो हाई टियर एलीट स्पीशीज जैसे फायर क्लाउड डॉग क्यों सिलेक्ट हुआ? सोच के लिंसू को थोड़ा इंटरेस्ट सर्ज हुआ टुवर्ड्स द बीस्ट टेमर जो फेस करने वाला है। अगर ओपोनेंट हाई स्कूल सीनियर जैसा है, इसका मतलब हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस असेसमेंट में फॉर्मिडेबल राइवल फेस करना पड़ेगा। चैप्टर 82 यूनिवर्सिटी ब्रीडिंग अचीवमेंट्स कॉम्पिटिशन 3। वो अग्री कर चुका है, अभी थोड़ी देर में आ जाना चाहिए। कम्युनिकेटर साइट पर लगते हुए जोंग ट्यानझान ने सामने सोफा पर बैठे यंग लैड पर नजर डाली। ट्यानचेन, कुछ सालों में तुम काफी बदल गए हो, पर एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट फायर क्लाउड डॉग क्यों है? तुम्हारे डैड ने तो तुम्हारे लिए एक लो रैंक लीडर क्लास स्टार्टर बीस्ट अरेंज किया था ना? जोंग ट्यानझान का एक पुराना दोस्त था। फ्रंटलाइन पर फॉरेन बीस्ट से लड़ते वक्त दोनों ने साथ जान दी, साथ जान बचाई। तभी से उनकी दोस्ती खून से भी गहरी हो गई थी। बाद में वो दोस्त जोन 2 चला गया अपना करियर बिल्ड करने, और जोंग ट्यानझान जोन 11 में रुककर एक बैटल अरीना खोल लिया। जो लड़का अब उसके सामने बैठा था वो उसी दोस्ती का बेटा जाओ ट्यानचेन, उम्र उसके अपने बेटे जैसी, हाई स्कूल के फाइनल ईयर में। जाओ ट्यानचेन की आंखों में थोड़ा सा एरोगेंस था, पर फिर भी एक जूनियर की तरह तमीज से बोला, अंकल जोंग, फायर क्लाउड डॉग को कॉन्ट्रैक्ट करने के 2 रीज़न हैं। पहला तो ये कि ये फायर क्लाउड डॉग मेरे टेम्परामेंट से परफेक्ट मैच है, और दूसरा रीज़न, वो हल्के से स्मर्क के साथ रुक गया। कॉलेज ब्रीडिंग रिजल्ट्स कंपटीशन कुछ दिन दूर है, अभी सस्पेंस रहने दीजिए, समय आने पर खुद पता चल जाएगा। जोंग ट्यानझान हंस दिया। तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे समझ आ गया, तुम्हारे डैड का करंट रिसर्च टॉपिक श्योरली फायर क्लाउड डॉग से रिलेटेड होगा और उन्होंने कुछ रिजल्ट्स भी निकाल लिए होंगे। बिंगो अंकल, जाओ ट्यानझान हंसा। डैड ने फायर क्लाउड डॉग का एक नया एवोल्यूशनरी फॉर्म डिस्कवर किया है, हाई एवोल्यूशन पोटेंशियल वाला, जो फ्यूचर में हायर कमांडर टियर तक जा सकता है। ओहो, लाओ जाओ कमाल कर गया। जोंग ट्यानझान ने सर हिलाया, इम्प्रेस्ड। इसलिए तो समझ आया, जब ये एवोल्यूशनरी फॉर्म पब्लिक होगा ना, फायर क्लाउड डॉग की मार्केट वैल्यू सीधी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। वैसे वो थोड़ा सीरियस हुआ। तुम्हारे डैड का फ़ोन भी आया था, कह रहे थे तुम माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी अप्लाई करने वाले हो। मेरे को तुम पर नज़र रखने को भी बोला, पर एक बात समझ नहीं आई, जोन 2 में जो जोंगटियन यूनिवर्सिटी है वो भी तो टॉप टियर है, ऊपर से तुम्हारे डैड का वहाँ इन्फ्लुएंस भी स्ट्रांग है, तो फिर माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी क्यों? जाओ ट्यानचेन की आंखों में एक्साइटमेंट की चिंगारी चमकी। अंकल, मैं माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक वजह से जा रहा हूँ, अपनी फ्यूचर सेकेंडरी पेट के लिए। सेकेंडरी पेट? जी, उनकी एवोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली डिवाइन लाइट बटरफ्लाई का एक नया एवोल्यूशनरी फॉर्म कंप्लीट किया है, फीनिक्स पैटर्न होली बटरफ्लाई, मीडियम रैंक मोनार्क स्पीशीज, स्पिरिट, लाइट और फायर एट्रीब्यूट के साथ। उसका चेहरा ऑलमोस्ट चमक रहा था। मेरा सेकंड पेट होगा इल्यूजन थॉट बटरफ्लाई। अगर मुझे रिसर्चर किन्नैन से गाइडेंस मिल गई और मैं उसे फीनिक्स पैटर्न होली बटरफ्लाई में इवॉल्व करवा पाया, तो मेरी ऑल फायर टाइप टीम को कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, अब समझ आया। जोंग ट्यानचेन ने हाँ में लाई। नया मोनार्क स्पीशीज, नेचुरली बिग न्यूज़। पर ये सब फ्यूचर की बातें हैं। जाओ ट्यानचेन खड़ा हो गया, उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट जल रही थी। अभी तो मैं सिर्फ उस बीस्ट टेमर से लड़ना चाहता हूँ जिसने श्वे खेंचिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मेरे फायर क्लाउड डॉग की तरह ही स्किल प्रोफिशिएंसी अपग्रेड कर पाया है। मैं खुद देखना चाहता हूँ। वो सबसे अच्छे तरह जानता था कि उसका फायर क्लाउड डॉग यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ झेला है। एवोल्यूशन के मोमेंट पर परफेक्ट कंडीशन, पीक पोटेंशियल, एलीट टियर ग्रोथ, सब कुछ मेटिक्युलसली प्रिपेयर्ड। जोन 2 जैसी प्रॉस्परस सेफ जोन में उसके रैंक का कोई उससे टक्कर नहीं ले पाता था, पर यहाँ जोन 11 में एक श्वे खिंगचिंगरी सेम प्रोफिशिएंसी लेवल अचीव कर लिया, और वो बीस्ट टेमर भी हाई स्कूल के फाइनल ईयर का ही था, और माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी अप्लाई करने वाला भी। जाओ ट्यानचेन जैसे जोन 2 के टॉपर के लिए ये एक चैलेंज भी था और एक वार्निंग भी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का चैंपियन वो सिर्फ और सिर्फ वही बनेगा, और ये फाइट उसकी जर्नी का पहला कदम होगा, उसकी इनविंसिबल बीस्ट टेमर बनने की शुरुआत।
नॉक नॉक नॉक। मैनेजर के ऑफिस का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खटखटाया गया। कम इन की आवाज आते ही लिन सू क्यू को बाहों में लिए अंदर आया। मैनेजर, मुझे इस चैलेंज का बैटल रूम ही नहीं मिल रहा था, कहाँ है? ओ, मेरी मेमोरी। जोंग च्यानचन ने माथा थपथपाया और तुरंत खड़ा हो गया। मैं बात करते करते बिल्कुल भूल ही गया। रुको, अभी अरेंज करता हूँ। ऑफिस से निकलते वक्त वो अचानक पलटा। हाँ, वैसे ये तुम्हारा चैलेंजर है जाओ तिएनचन, और ये है सू क्विंग, माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का बीस टेमर। तुम दोनों थोड़ा मिल लो। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके निकल गया। रूम में सिर्फ दो यंग बीस टेमर रह गए, सामने सामने। हेलो, डायरेक्ट फाइट करनी है या कुछ और? लिंसू ने पोलाइट स्माइल के साथ पूछा। मुझे दोनों चलेगा। 1-on-1 क्रीचर बैटल। जाओ तिएनचन ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। मेरा फायर क्लाउड डॉग तुम्हारे सूक्विंग से लड़ेगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। चाहो तो मैं अपना बीस समन कर दूं? अरे नहीं, लिंसू ने जोर से खांसा। मेरे क्रीचर को फायर क्लाउड डॉग से थोड़ी दुश्मनी है। अगर तुमने अभी समन कर दिया तो दोनों यहीं पे लड़ना शुरू कर देंगे। जाओ तिएनचन की एक्सप्रेशन भी अजीब सी हो गई। कोइंसिडेंस? मेरे फायर क्लाउड डॉग को भी तुम्हारे सूक्विंग से बड़ी दुश्मनी है। दोनों बीस टैमर्स ने एक दूसरे को देखा, फिर एकदम टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ इस टॉपिक को स्किप कर दिया। सुना है तुम भी मेरे जैसे हाई स्कूल सीनियर हो? जाओ तिएनचन ने क्यू पर एक झलक मारते हुए बोला। मुझे लगता है तुम्हारा सूक्विंग इजीली माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में सेकंड रैंक ले आएगा। ... सेकंड प्लेस नो प्रॉब्लम, देन फर्स्ट प्लेस कौन होगा? लिंसू क्यूरियोसिटी से पूछ ही बैठा। ऑब्वियसली मैं... ... एक सेकंड के लिए लिंसू के हाथ लिजिट खुजले। इस लड़के को थप्पड़ मारने का मन क्यों हो रहा है? जिंदगी में आज तक इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी नहीं देखा। उसने क्यू की तरफ झुककर टेलीपैथी से बोला, क्यू, इसको बाद में जरा दिखाना कौन बॉस है। मैव। समझ गया, सिर्फ एक फायर क्लाउड डॉग ही तो है, क्यू उससे सेकंड्स में पछाड़ देगा। जाओ तिएनचन फिर चुप हो गया, शांति से बैठकर वेट करते हुए। उसके नजरिए से हाँ, सूक्विंग इम्प्रेसिव है, पर एंट्रेंस एग्जाम में उसे चैलेंज करना इम्पॉसिबल। उसका फायर क्लाउड डॉग एग्जाम से पहले इवॉल्व हो जाएगा, इलीट रैंकिंग हाई कमांडर स्पीशीज बनकर, जबकि सूक्विंग बिना एवोल्यूशनरी फॉर्म के मैक्सिमम इलीट ही बन सकता है। पावर गैप तो नेचुरली बढ़ेगी ही, तो फिर कंपटीशन क्या? कुछ देर बाद जोंग च्यानचन वापस आए। बैटल ग्राउंड रेडी है, तुम दोनों शुरू कर सकते हो। दोनों अपोनेंट्स ने एक दूसरे की आंखों में देखा और स्पार्क्स लिटरली हवा में उड़ते महसूस हुए। साइड बाय साइड चलकर वो बैटल अरीना की तरफ गए। जोंग च्यानचन ने सेंटर से अनाउंस किया, इस मैच का रेफरी मैं हूं। वो खुद भी एक्साइटेड था। लिंसू अब तक बैटल अरीना में कभी हारा नहीं था, पर इस बार जोंग च्यानचन का दिल फिर भी कह रहा था कि जाओ तिएनचन जीतेगा। फायर क्लाउड डॉग वर्सेस आइस टाइप सूक्विंग, एलिमेंटल एडवांटेज तो ऑब्वियस था। फायर बीटिंग आइस, कॉमन बैटल लॉजिक। काउंटडाउन शुरू, क्रीचर्स समन करो। इस बार ऑफिशियल रूल्स फॉलो होंगे। लिंसू को क्यू को रिकॉल करना था और काउंटडाउन के बाद समन। काउंटडाउन के साथ ही दोनों के पांवों के नीचे पेल येलो रूनिक लाइक पैटर्न्स बनने लगे। एनर्जी वर्ल्डविंड्स उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। 3, 2, 1, 0। दोनों साइड्स पर साइमल्टेनियसली क्रीचर्स के सिल्यूएट्स मटीरियलाइज हो गए। लिंसू के साथ क्यू और सामने एक स्लीक फ्लेमिंग रेड फर वाला डॉग, बिल्कुल जलती हुई क्लाउड जैसा। सीक्वेंस IAM 0045, स्पीशीज फायर क्लाउड डॉग, रैंक हाई लेवल इलीट, एलिमेंट फायर, ग्रोथ स्टेज जुवेनाइल, नॉर्मल एनर्जी 396p, टैलेंट स्किल्स फ्लेम रॉर कोर, फायरी फ्लेम क्लॉ। क्यू ने फायर क्लाउड डॉग को देखा, उसकी आंखों में तुरंत गुस्सा भड़क उठा। मैव, फायर क्लाउड डॉग। फायर क्लाउड डॉग भी पीछे नहीं रहा। वो फुफ, सूक्विंग।
एनिमीज टुगेदर, इंस्टेंट हॉस्टिलिटी। अरीना की हवा एकदम हैवी और टेंस हो गई। लिंसू ने तुरंत टेलीपैथी से इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दिए। इस फायर क्लाउड डॉग का एनर्जी वैल्यू तुमसे लगभग इक्वल है, पावर एडवांटेज नहीं है। उसके फ्लेम रॉर और फायरी फ्लेम क्लॉ तुम ऑलरेडी जानते हो। बस एक बात याद रखना, ये टावर वाले मॉन्स्टर्स जैसा नहीं है। इसने 2 टीचिंग स्किल्स भी सीख रखी हैं। ये 2 टीचिंग स्किल्स बर्निंग फायर पिलर और फ्लेम रोर, एक लॉन्ग रेंज है और एक वाइड रेंज अटैक। चाहे हमें फायर टेरेन का एडवांटेज ना मिले, इन दोनों स्किल्स के साथ अपोनेंट की स्ट्रेंथ बीस्ट टेमर टार के 5th फ्लोर के फायर क्लाउड डॉग से कम नहीं होगी, इसलिए फुल पावर से लड़ना होगा। मियाओ, समझ गया। इधर जाओतियान चेन भी अपने बीस से बात कर रहा था। आहू, सामने वाला स्नो ट्रेस आसान नहीं लग रहा। उसके भी टैलेंट स्किल्स तुम्हारे जैसे हैं, 2nd ईयर तक, पर मुझे लगता है कि वो अभी अभी 2nd ईयर में आया है। स्किल्स तो 2nd ईयर के होंगे, पर प्रोफेशंसी हमसे ज़्यादा नहीं होगी। टैलेंट स्किल्स के अलावा उसके पास फ्रॉस्ट आइज, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस और स्नो ग्लो भी है। स्पीड में हम उससे पीछे हैं और फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस उसको स्ट्रॉन्ग डिफेंस देता है। हमें सबसे पहले उसकी फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को एग्जॉस्ट करना होगा। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस एक मुश्किल स्किल है, सीखना और ट्रेन करना दोनों टफ है। मेरे हिसाब से स्नो ट्रेस ने इसे मैक्सिमम 6 लेवल तक ही ट्रेन किया होगा। लेवल 6 फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को तोड़ना आसान है, और जब वो ब्रेक हो जाएगा तो वो कुछ टाइम तक उसे यूज नहीं कर पाएगा। वो समझा। दोनों बीस्ट टेमर्स और उनके बीस्ट का कम्युनिकेशन पल भर में कंप्लीट हो गया। अगले ही सेकंड दोनों बीस्ट एक साथ मूव हुए, जैसे दोनों एक ही रिदम पे चल रहे हो। बीस्ट बैटल ट्रेनिंग ग्राउंड में दोनों को एग्जैक्ट 100 मीटर्स की दूरी से स्टार्ट कराया जाता है। इस डिस्टेंस पर कोई भी बीस्ट अटैक रीच नहीं कर सकता। दोनों बीस्ट एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे, पर उनके मूवमेंट्स बिल्कुल अलग थे। क्यू के पैरों के नीचे बर्फ के फूल खिल रहे थे, चिप चिप चिप, और वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि एक सफ़ेद ब्लर जैसा दिखने लगा, हवा में एक आफ्टर इमेज तक छोड़ गया। 2nd ईयर में आने के बाद स्नो ट्रेस यूज़ करना क्यू के लिए बहुत नेचुरल हो गया था। अब उसे पहले स्नोब्लो से स्नोई टेरेन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हर स्टेप के नीचे वो छोटा सा फ्रॉस्ट टेरेन बना देता और बस स्पीड शूट अप। उसकी आंखों में फ्रॉस्ट की चमक गड्डी हो चुकी थी, फ्रॉस्ट आइज सीखने के पहले दिन से कहीं ज़्यादा गहरी, जैसे आंखों के अंदर ग्लेशियर्स हों पर फॉग उन्हें ढक रही हो। उधर फायर क्लाउड डॉग भी पूरी स्पीड से भाग रहा था, पर क्यू की स्पीड के सामने वो स्लो लग रहा था। फायर क्लाउड डॉग स्पीड टाइप 20 नहीं था, प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ पर दौड़ रहा था। उसके लाल रंग के बाल पीछे उड़ रहे थे और हर मूवमेंट पे चिंगारियां जैसी फ्लेम्स निकलकर हवा में फायर स्ट्रीक्स बना रही थीं। फ्रॉस्ट स्टॉर्म। जैसे ही डिस्टेंस क्यू के मैक्स अटैक रेंज तक आया, लिंसू ने तुरंत कमांड दिया। क्यू के नीचे की बर्फ फटकर ऊपर उठी और एक ह्यूज फ्रॉस्ट स्टॉर्म फायर क्लाउड डॉग की तरफ एक टूटते गिरते स्तंभ की तरह भागी। जाओ तियानचेन का चेहरा एकदम बदल गया। वो पहले ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अपोनेंट की स्पीड बिल्कुल एक बिगिनर 2nd ईयर जैसी नहीं थी। फ्रॉस्ट स्टॉर्म भी बहुत स्मूथ एग्जीक्यूट हुआ, ये पक्का नया 2nd ईयर नहीं था। अपोनेंट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फ्लेम रोर, जाओ ने तुरंत ऑर्डर दिया। फायर क्लाउड डॉग ने अपनी दौड़ रोक दी, गले से एक गहरी गरज निकली और एक गोल्डन ऑरेंज फायर पिलर मुंह से निकलकर हवा में लाल आग का बैफल क्रिएट करता हुआ फ्रॉस्ट स्टॉर्म की तरफ तेजी से जूम किया। हीट इतनी इंटेंस थी कि आसपास की हवा तक हिलने लगी। फ्रॉस्ट स्टॉर्म के बर्फ फूल कांटेक्ट होने से पहले ही वेपराइज हो रहे थे। एक पल में फ्लेम रॉड ने फ्रॉस्ट स्टॉर्म में एक बड़ा गैप चीरा, पर सिर्फ एक पल के लिए। अगले ही सेकंड गैप के किनारे से और बर्फ और स्नो बहकर आई और फ्लेम रॉड की लाल रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। फ्रॉस्ट स्टॉर्म की असॉल्ट से दबती हुई आइस और फायर मिड एयर में टकरा रहे थे। एनर्जी स्टॉर्म्स के ह्यूज वेव्स उठ रहे थे। लिंसू ने ये क्लैश देखकर हल्की सी सांस ली। अपोनेंट का फ्लेम रॉड प्रोफेशंसी उतना हाई नहीं था, क्योंकि फ्रॉस्ट स्टॉर्म मास्टरी ऑफ से बेटर थी। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ऑन, जल्दी मूव करो, अपॉर्चुनिटी मिलते ही फ्रॉस्ट स्टॉर्म से फिनिश करो। क्यू के पैरों के नीचे और आइस फ्लावर्स खिलने लगे। फ्रॉस्ट आइस के वेटी फॉग वाले विजन से वो एनर्जी स्टॉर्म की ट्रेजेक्टरीज क्लियरली देख रहा था। उन्हें इजीली डॉज करता हुआ वो घोस्ट लाइक स्पीड से आगे बढ़ रहा था। स्नो ट्रेस एक्टिव होते ही क्यू की बॉडी के आसपास आइस क्रिस्टल पेटल्स फॉर्म होने लगे। 1,
5, 10 पेटल्स तक पहुंचते ही उसकी इंटरनल एनर्जी स्टेबलाइज हो गई। इसी टाइम तक एनर्जी स्टॉर्म बिल्कुल डिसिपेशन के आसपास था और क्यूक्यू फायर क्लाउड डॉग के बिल्कुल क्लोज आ चुका था। बहुत फास्ट, डेंजरसली फास्ट। जाओ तियानचेन का रंग उड़ गया। उसने क्यूक्यू के आसपास जमती हुई आइस क्रिस्टल पेटल्स देखी और लिटरली उसका स्कैल्प टिंगल हो गया। इतने सारे लेयर्स कैसे हो सकते हैं? जाओ टेंशन का एक्सप्रेशन बिगड़ गया। बस्ट बर्निंग फायर पिलर, ओपोनेंट को इंटरप्ट करो, फायरी फ्लेम क्लॉ रेडी रखना, काउंटर किसी भी सेकंड। कमांड देते ही फायर क्लाउड डॉग के आसपास बड़ी बड़ी स्पार्क्स फूट पड़ी। लाल फ्लेम्स ऊपर उछलकर पूरी जगह को एक जलती हुई क्लाउड की तरह कवर करने लगीं। उसी वक्त क्यूक्यू के बिल्कुल सामने से एक फायर पिलर शूट हुआ। सीधा चार्ज करो। लिंसू की आंखों में लाइटनिंग जैसी शार्पनेस चमकी जब उसने काम टोन में कमांड दिया। सामने का फायर क्लाउड डॉग शायद अपना पूरा ट्रेनिंग सिर्फ अपने 2 टैलेंट स्किल्स पर ही फोकस किया था। बाकी स्किल्स की प्रोफिशिएंसी उतनी हाई नहीं लग रही थी। क्यूक्यू के पास फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के 10 लेयर्स थे, मतलब वो बर्निंग फायर पिलर और फायरी फ्लेम्स को सीधे सीधे फेस करके भी बिल्कुल सेफली आगे बढ़ सकता था। आइस फ्लॉज फटकर क्यूक्यू के पैरों के नीचे से उठी और अगले ही सेकंड वो बिना डॉज किए बर्निंग फायर पिलर के अंदर घुस गया। 2 सेकंड बाद वो बाहर निकला और 8 आइस क्रिस्टल पेटल्स अब भी उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे थे। एक बर्निंग फायर पिलर सिर्फ 2 लेयर्स तोड़ पाया था और क्यूक्यू फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस से पूरा शील्डेड बिना एक स्क्रैच के फायरी फ्लेम्स के बीच जंप कर गया। लाल आग के समंदर में घुसते ही फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस तेजी से मेल्ट होने लगा, पर क्यूक्यू ने सडनली रियलाइज किया, सामने फायर क्लाउड डॉग है ही नहीं, सिर्फ उठी हुई लाल फ्लेम्स, गर्मी और धुंध। आइस क्रिस्टल पेटल्स रैपिड इवेपोरेट होने लगे। क्यूक्यू के दिल में एक अर्जेंसी की चिल सी दौड़ गई। मैं क्लियरली देख क्यों नहीं पा रहा? फायर क्लाउड डॉग कहाँ गया? इंस्टिंक्टिवली क्यूक्यू ने फ्रॉस्ट आइस को फुल पावर पे पुश किया। उसकी आंखों में बर्फ की गहरी चमक फूट पड़ी, जैसे उस मोमेंट पे कोई इनविजिबल सील टूट गया हो। अचानक सब कुछ स्लो हो गया। उसके विजन में पूरी दुनिया बदल गई। फ्लेम्स के बीच छिपी एनर्जी ट्रेजेक्टरीज क्लियरली विजिबल हो गई और उनके बीच एक स्टेबल स्टिल फिगर, फायर क्लाउड डॉग, फायरी फ्लेम्स के पर्दे के पीछे छिपा हुआ, अब कंप्लीटली एक्सपोज्ड। ये तो खत्म है। क्यूक्यू के पॉ के नीचे स्नो और हवा एक दूसरे में घुल मिल गए और एक मैसिव माउंटेन लाइक फ्रॉस्ट स्टॉर्म कंडेंस होकर फायर क्लाउड डॉग की तरफ टूट पड़ा। फायरी फ्लेम्स के पीछे झाओ टेंशन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरा था। ओपोनेंट सिर्फ लेवल 1 फ्रॉस्ट आइज कंट्रोल करता है। लेवल 1 से फ्लेम्स के बीच देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ लेवल 2 फ्रॉस्ट आइज ही एनर्जी ट्रेजेक्टरीज डिटेक्ट कर सकती हैं। फायरी फ्लेम्स का पर्पस सिंपल था, स्वे हन क्विंग को ब्लाइंड करना, उसे फ्रॉस्ट स्टॉर्म कास्ट करने में डाउट क्रिएट करना, उसे फोर्स करना कि वो फ्लेम्स के अंदर आकर क्लोज कॉम्बैट करे। और क्लोज कॉम्बैट में फायर क्लाउड डॉग की फायरी फ्लेम क्लॉ एक ही हिट में मैच फिनिश कर देगी। फायर क्लाउड डॉग भी फ्लेम्स के अंदर कुछ नहीं देख सकता था, पर झाओ बीस्ट टेमर होने के नाते क्यूक्यू का एंट्री डायरेक्शन देख सकता था और टेलीपैथी से वो डायरेक्शन फायर क्लाउड डॉग को फीड कर सकता था। परफेक्ट एम्बुश प्लान। फायरी फ्लेम्स के अंदर फायर क्लाउड डॉग अपने क्लॉज को ब्लेजिंग आर्मर जैसे फ्लेम से कोट किए खड़ा था। उसकी आंखों में प्योर बैटल इंटेंट जल रहा था। तभी लाल आग के बीच एक आइस ब्लू फ्लैश चमका। स्वे हन क्विंग आ गया। फायर क्लाउड डॉग की आंखों में लाल लाइट चमकी और बिना सेकंड वेस्ट किए उसने अपने क्लॉज से उस आइस ब्लू स्ट्रीक को टियर करने के लिए स्विंग किया और अगले ही लम्हे उसकी आंखों में कंफ्यूजन भर गया, क्योंकि उसका क्लॉ खाली हवा को काट गया और पूरी दुनिया फ्रॉस्टॉर्म से भर गई। फायरी फ्लेम्स बिल्कुल फूल के जैसे फटकर टूट गई और फ्रॉस्टॉर्म की टेल एंड वेव ने उन्हें पूरी तरह छांट कर रख दिया।
अरीना में सिर्फ एक आइस स्कल्पचर बचा था, फायर क्लाउड डॉग उसी पोज में फ्रोजन, क्लॉ मिड एयर में, और क्यू उसके आसपास विक्ट्री डांस जैसे गोल गोल घूम रहा था। झाओ टिएनचेन, क्यों क्या? सरप्राइज अटैक का क्या हुआ? बैटल अरीना के साइड में जोंग टिएनजान इतना शॉक हुआ कि उसने अपनी ही एक मोच तोड़ दी, बिल्कुल बेसोची बेसमझी। जब थोड़ी देर बाद चिन से तीखी सी दर्द उठी, तब जाके वो होश में आया और तुरंत स्टाफ को फायर क्लाउड डॉग का ट्रीटमेंट करने भेजा। उसकी आंखों में अब भी एक ही चीज थी, सेल्फ डाउट। उसके सामने श्वे खेन किंग खुशी खुशी फील्ड में घूम रहा था, बस थोड़ा सा एनर्जी डिप्लीशन, बाकी बिल्कुल सेफ, बिल्कुल ठीक। ये तो एक बैलेंस्ड बैटल होना चाहिए था, है ना? पर ये तो पूरा वन साइडेड मैसेकर लग रहा था। और लग भी कैसे नहीं, लिन सू ने इस मैच को ऑलमोस्ट उतनी ही आसानी से जीत लिया जितनी आसानी से पिछले 20 टेमर्स के खिलाफ जीता था। अरीना में एक और बंदा था जिसका डाउट ऑन लाइफ लेवल अभी इस वक्त स्काई हाई था, झाओ टिएनचेन। वो अपने फायर क्लाउड डॉग को फ्रोजन स्टैचू बनते हुए देखकर शेक हो गया था। पूरा प्लान, पूरी स्ट्रैटेजी, क्या बिगड़ गया, क्या मिस हो गया? मेडिकल स्टाफ ने फायर क्लाउड डॉग को स्ट्रेचर पर डालकर ले लिया। झाओ टिएनचेन ने दांतों तले गुस्सा दबाकर सीधा लिनसू की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस वक्त क्यू यानी श्वे खेन किंग लिनसू को एक्साइटेडली डिस्क्राइब कर रहा था कि फाइट के बीच बीच में उसका फ्रॉस्ट आइज लेवल 2 कैसे ब्रेक थ्रू हुआ। लिनसू भी ऑब्वियस ही बात है काफी गुड मूड में था। आइस टाइप पेट्स के लिए फ्रॉस्ट आइज बहुत ही वर्सेटाइल स्किल होती है। लेवल 1, ओपोनेंट की मूवमेंट स्लो मोशन जैसी लगती है, रिएक्शन स्पीड इनसेन हो जाती है। लेवल 2, एनर्जी ट्रैजेक्टरीज दिखती हैं, फ्लेम्स, स्मोक, इल्यूजन्स कुछ भी हो, सबके बीच पाथ क्लियर। क्यू की एक्सप्लेनेशन सुनकर लिनसू को अब समझ आया कि उनका लास्ट मोमेंट कितना रिस्की था। अगर फ्रॉस्ट आइज ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फायर क्लाउड डॉग फ्लेम्स के अंदर परफेक्ट एम्बुश सेट करके उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ लेता। उसके थॉट्स ब्रेक हुए जब उसने देखा झाओ टिएनचेन सीधा उसकी तरफ आ रहा है। दोनों सामने खड़े हुए, एक ऑकवर्ड साइलेंस फैल गया। तुम? झाओ टिएनचेन रुक गया। वो पूछना चाहता था कि फ्लेम्स के बीच क्यू ने उसका फायर क्लाउड डॉग कैसे लोकेट किया, पर फिर समझा 20 टेमर की बैटल सीक्रेट्स पूछना ज्यादा बेहुदा नहीं लग जाएगा। अब आ गया था तो चुपचाप जा भी नहीं सकता। सिचुएशन बिल्कुल ऑकवर्ड। लिनसू ने उसकी तरफ हल्की सी अजीब नजर से देखा। तुम्हारे फायर क्लाउड डॉग में पोटेंशियल है, माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 2nd प्लेस पक्का है। झाओ टिएनचेन ने ऑलमोस्ट चोक कर लिया। यही लाइन तो उसने पहले लिनसू को बोली थी। तुम? झाओ टिएनचेन ने दांत भींचे। ज्यादा खुश मत हो, एंट्रेंस एग्जाम तक मेरा फायर क्लाउड डॉग एक बार इवॉल्व करेगा, तब वो कमांडर टियर एलीट क्लास का हो जाएगा। तुम्हारा श्वे खेन किंग एलीट लेवल पर पहुंच भी गया तो भी मैच नहीं कर पाएगा। फैक्चुअली सही बात थी। अगर श्वे खेन किंग के पास कोई एवोल्यूशन टाइप नहीं होता तो फ्यूचर में फायर क्लाउड डॉग क्लियरली ओवरपावर करता। लिनसू ने 2 सेकंड सोचा, फिर कैजुअली बोला, हाँ सही है। झाओ टिएनचेन, बंदे को वर्बली अपर हैंड मिल गया था, पर फिर भी उसका मूड और बिगड़ गया। एंट्रेंस एग्जाम में मिलते हैं, ये कहकर वो मुंह मोड़कर निकल गया। उसको अपने फायर क्लाउड डॉग को इमोशनल सपोर्ट देने जाना था। डॉग का शरीर तो अभी थॉड और हील हो गया था, पर उसका मेंटल ट्रॉमा, श्वे खेन किंग से इतनी बेइज्जती वाली हार शायद जल्दी ना ठीक हो। लिनसू ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, जोंग टिएनजान को सलाम किया और सीधा बैटल एरिना से निकल गया। उसके पास 2 रिसर्च रिपोर्ट्स कंप्लीट करनी थी। हेवी वर्कलोड, 0 टाइम टू वेस्ट। शाम तक लिनसू ने वीबर पर फर्स्ट रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट करके किन्नान को सबमिट कर दिया। रिव्यू परफेक्ट था। तब तक डीप नाइट हो चुकी थी। थका हुआ लिनसू अपने रूम आया, क्यू को गले लगाकर बेड पर गिर गया। कल उसे दूसरी रिसर्च रिपोर्ट फिनिश करनी थी, डीप स्लीप एंड ड्रीम एवोल्यूशन स्किल वाली रिपोर्ट। ये असली मेन इवेंट था। वीबल की एवोल्यूशन एक मीडियम एलीट से मीडियम कमांडर का नॉर्मल पाथ था, लेकिन डिवाइन लाइट बटरफ्लाई की नई एवोल्यूशन और उससे जुड़ी एवोल्यूशन स्किल, ये पूरा ब्रीडिंग रिजल्ट्स कंपटीशन का हाईलाइट था। एवोल्यूशन स्किल्स टेक्निकली टीचिंग स्किल्स भी होते हैं, इसीलिए टीचिंग रिजल्ट्स कंपटीशन में दिखाए जा सकते हैं, पर ब्रीडिंग पर उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए ब्रीडिंग रिजल्ट्स कंपटीशन में प्रेजेंट करना परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी। पर ये सब कल के चक्कर थे।
आज रात लिंसू के लिए एक ही चीज पैरामाउंट थी, कॉन्टेस्ट ऑफ टेमर्स। एक हफ्ता बीत चुका था। डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में फिर लॉगिन करते ही प्रिलिमिनरी राउंड शुरू होने वाले थे। अगला लॉगिन, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। क्यूक्यू को ट्रेनिंग स्पेस में वापस भेजकर लिंसू ने एंटिसिपेशन भरी एक हल्की सी स्माइल के साथ आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में डूब गया। डिवाइन मार्शल वर्ल्ड। सुबह जल्दी लिंसू तेजी से बीस्ट टेमिंग यूनियन के एंट्रेंस पर पहुंच गया। कल म्यूयू किंग ने बता दिया था आज योंगनान सिटी बीस्ट टेमिंग यूनियन के सभी कॉन्टेस्टेंट्स एक साथ डिपार्चर लेंगे, इसीलिए लिंसू बिल्कुल टाइम से पहले आ गया। चैप्टर 87, चैप्टर 35, ग्रैंड कॉम्पिटिशन शुरू 2। जब लिंसू वहां पहुंचा, मुयुक सिंह पहले से ही यूनियन के फ्रंट गेट के पास शांत खड़े थे। उनका वो खास गहरा सा ऑरा, जैसे उनके अंदर कोई समुंदर छुपा हो, अभी भी उतना ही अनफैथमेबल लग रहा था। उनके पीछे करीब 20 टेमर्स और खड़े थे। ये सभी योंगनान सिटी बीस्ट टेमिंग यूनियन की तरफ से कंपटीशन में भाग लेने वाले थे। बीस्ट टेमिंग यूनियन में कम्पीट करने का हक सिर्फ लिंसू को तो नहीं था। यहाँ के काफ़ी लोग परफेक्ट लेवल एनर्जी पोशन नहीं बना पाते थे, लेकिन हाई लेवल पोशंस बना लेने वाले भी इम्प्रेसिव होते हैं। यूनियन में शामिल होने के बाद लिंसू ज़्यादा वक्त मुयुक सिंह से पोशन मेकिंग के क्वेश्चंस पूछने में या बीस्ट टावर में ट्रेनिंग करने में लगाता था। बाकी टेमर्स से ज़्यादा मिला जुला नहीं था, इसलिए सबको बस हल्का सा ग्रीट करके वो मुयुक सिंह के पास आकर बोला, सीनियर, मैं लेट हो गया। टाइम बिल्कुल ठीक है। मुयुक सिंह ने हमेशा की तरह अपनी अलूफ कूल डिमीनर में हल्का सा सिर हिलाया। सब आ गए हैं, चलो निकलते हैं। उनके पैरों के नीचे डार्क पर्पल ग्लिफ्स चमक उठे, जैसे किसी ने धरती पर सितारों की कलाम भर दी हो। एनर्जी का एक तेज झोंका उठा और एक तेज चीत्कार के साथ एक बड़ा सा, नहीं, पहाड़ जैसे आकार का फिगर उनके सामने उतरा। एक विशाल गोल्डन हॉक, पुराना सा पहाड़ दिखता हो जैसे, जिसके सुनहरे पर ब्लेड्स की तरह चमक रहे थे। उसकी आइज इतनी तेज थीं कि एक नज़र में इंसान डर जाए। ये मुयुक सिंह के पेट्स में से एक था। लिंसू पहले भी देख चुका था। उनकी पहली मुलाकात में तो मुयुक सिंह इसके सिर पर खड़े थे। अब डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में इतना समय बिताने के बाद लिंसू ने इस बीस्ट को पहचान भी लिया। गोल्डन फेदर्ड वल्चर, गोल्ड प्लस विंड सिस्टम का मीडियम एम्परर ब्रीड। ब्लू स्टार पर तो ये ब्रीड एलियन बीस्ट बैन में आती थी। यहाँ डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में एम्परर ब्रीड पेट्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही गोल्डन फेदर्ड वल्चर उतरा, उसने सभी टेमर्स को एक नज़र देखा। अगले ही पल एक हल्की सी हवा उन सबको उठाकर उसकी पीठ पर सॉफ्टली बिठा चुकी थी। मुयुक सिंह उसके सिर पर खड़े थे, हैंड्स पीछे बंधे हुए, फुल मास्टर वाइब्स। फेदर्स को मजबूती से पकड़े रखना। लिंसू ने अपने सामने लटके एक लंबे शरीर से भी बड़े फेदर को जोर से पकड़ा। एक जोर का झटका लगा। हॉक ने एक लंबी चीख मारी और सीधे आसमान में उठ गया। थोड़ी देर तक तेज झटके लगते रहे, फिर हॉक हाइट स्टेबलाइज करते ही हवा शांत हो गई। लिंसू ने देखा कि हॉक के चारों तरफ एक हल्का नीला एनर्जी मेम्ब्रेन बना हुआ था, सुपर स्पीड एयर प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए। लिंसू अभी भी एक फेदर को पकड़े थोड़ा सा घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था। सच कहूं तो इतना बड़ा पेट राइड करना उसने कभी सोचा भी नहीं था। कीन नान का ग्रे फेदर्ड लायन हॉक राइडेबल था, लेकिन उसका मौका अब तक नहीं मिला। क्यूक्यू जैसे क्यूट पेट्स राइडिंग के लिए परफेक्ट नहीं लगते। जिगेंटिफाई स्किल यूज करके राइड करना वियर्ड ही लगेगा। फ्यूचर में एक बड़ा राइडेबल पेट कॉन्ट्रैक्ट करना बुरा आइडिया नहीं है, उसने सोचा। तभी मुयुक सिंह की ठंडी आवाज़ फिर गूंजी। सदर्न डोमेन एल्केमिस्ट कॉन्टेस्ट हर सेशन में सदर्न डोमेन की 4 सिटीज़ होस्ट करती हैं। इस बार होस्ट है केयोंग सिटी बीस्ट टेमिंग यूनियन। पिछली बार हमने उन्हें हराया था, इस बार वो हार का बदला लेने का मौका नहीं छोड़ेंगे। पीछे खड़े सब लोगों के चेहरों पर हल्का तनाव उतर आया। इफ़ दे प्रोवोक अस, मुयुक सिंह की आवाज़ सडनली कोल्ड हो गई। एक ही रूल है, जोर का जवाब और भी जोर से देना। योंगनान सिटी बीस्ट टेमिंग यूनियन की इज्जत पर दाग मत लगने देना। यस, सबने एक साथ जोर से जवाब दिया। लिंसू भी साथ में रिस्पॉन्ड करके चुप हो गया। माइंड में कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। सदर्न रीजन की 4 सिटीज, केयोंग, योंगनान, यंगफैंग और स्टारलाइट। स्ट्रेंथ रैंकिंग में केयोंग टॉप, फिर योंगनान, फिर बाकी 2।
पिछली बार केयुंग योंगनान से हारा था और इस बार वो होस्ट भी हैं। कंपटीशन शांत नहीं होने वाला। लिंसू परफेक्ट कैलिबर एनर्जी पोशन बना सकता था तो फाइनल्स में जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बाकी सिटीज ने भी किसी परफेक्ट कैलिबर टैलेंट को छुपा कर रखा हो तो चैंपियन बनना टफ हो सकता है। अगले कुछ दिन में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता, उसने तय कर लिया। थीम कंपटीशन वेन्यू केयुंग सिटी। योंगनान अभी तक नहीं पहुंचा। एक भारी भरकम खतरनाक सा चेहरे वाले आदमी ने ताना मारा। उसके पास खड़े एक मर्द और एक औरत ने एक दूसरे को देखा। जानते थे कि ये आदमी मुयुक सिंह से पुरानी दुश्मनी रखता है, इसलिए बेकार की बात में टांग अड़ाने का मतलब नहीं था। वो फिर मुस्कुराते हुए बोला, इस बार यांगफैंग और स्टारलाइट सिटीज से कोई परफेक्ट लेवल का टैलेंट आया होगा ना? उसकी बात में हल्का सा तंज था और थोड़ा सा प्रोबिंग भी। स्टारलाइट की औरत ने मुस्कुराकर कहा, हमारे यहाँ तो नहीं आया। इस बार कंपटीशन योंगनान और कियोंग सिटीज के बीच ही होगा शायद। लेकिन उसके मन में शक उठा कि चूफिंग ने ऐसी बात अभी क्यों छेड़ी। क्या इसे कुछ पता है? क्योंकि स्टारलाइट के पास भी एक हिडन ट्रम्प कार्ड था। योंगनान? चूफिंग ने कोल्ड हंसी निकाली। इस बार वो फर्स्ट प्लेस सपने में भी नहीं जीत पाएंगे। उसी वक्त यांगफैंग का लीडर बोला, देयर हियर। दूर आसमान में एक सुनहरा बिंदु दिखाई दिया जो एक पल में खतरनाक स्पीड से बड़ा होता गया। गोल्डन हॉक ने जैसे सूरज को ढक लिया हो, वेन्यू पर उसकी विशाल छाया छा गई। चूफिंग ताने मारते हुए बोला, शो ऑफ करने की आदत अभी तक नहीं गई इनकी। चलो सब आ गए हैं, कंपटीशन शुरू करो। उसके चेहरे पर एक जहरीली सी उत्सुकता थी। आज वो मुयुक सिंह को पूरी तरह नीचा दिखाने के लिए बेताब था। Chapter 88, Chapter 36, 3 Golden Lights and 36 Chapters। मो युक्शिंग का गोल्डन फेदर्ड वल्चर जैसे ही अरीना में उतरा, कंपटीशन लिटरली बिना वक्त गवाए शुरू हो गया। योंगनान सिटी बीस्ट टेमिंग यूनियन के वेटिंग एरिया में खड़े लिंसू की नजरें उत्सुकता से पूरे वेन्यू पर घूम रही थीं। विशाल मंच, चमकते कंकॉक्शन स्टेशंस और चारों तरफ स्पेक्टेटर्स से भरी भीड़। उनकी नज़र आखिर में जाकर उन कंकॉक्टर्स पर टिक गई जो एक एक करके मंच पर चढ़ रहे थे। सीनियर, परफॉर्मेंस का ऑर्डर क्या है? मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। लिंसू मानता था ये तरीका सच में अनयूजुअल था। अरीना में कुल 10 कंकॉक्शन स्टेशंस थे। हर स्टेशन पर एक कंकॉक्टर अपना पोशन बना रहा था। जैसे ही कोई अपनी कंकॉक्शन पूरी करता और उतरता, अगला तुरंत आकर उसकी जगह ले लेता। प्रॉब्लम ये थी कि कंपटीशन शुरू होते ही वो लोग वेन्यू पहुंचे थे। ना कोई नंबर मिला, ना कोई सीक्वेंस। लग ही नहीं रहा था कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ प्रिलिमिनरी राउंड है, रूल्स काफ़ी लूज होते हैं। मो युक्शिंग ने सीधी सी बात कही, स्टेज पर चढ़ते ही आर ग्लास रीसेट होता है। सैंड खत्म होने से पहले पोशन कंप्लीट करो और ऑर्डर बस जहां खाली स्पॉट मिले चढ़ जाओ। हो, समझ गया। तो मैं थोड़ी देर में स्टेज पर चढ़ जाऊं? वो उत्साह से बोला। मो युक्शिंग ने उसकी तरफ देखा। बहुत ईगर लग रहे हो। मैं जितना जल्दी स्टेज क्लियर कर लूं उतना ही जल्द प्रैक्टिस कर सकता हूं। प्रीलिम्स का टेंशन नहीं है मुझे, पर फाइनल्स में अगर किसी और ने परफेक्ट क्वालिटी पोशन बना दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जितना इम्प्रूव कर सकूं करना चाहता हूं। इसके चांसेस उसके कम ही हैं, लेकिन तुम्हारी सोच ठीक है। मो युक्शिंग ने सर हिलाया, विजिबली सैटिस्फाइड। जाओ। और हाँ, उसने हल्का सा झुककर फुसफुसाया, फर्स्ट राउंड में परफेक्ट क्वालिटी मत दिखाना। अंडरस्टूड। वो तुरंत समझ गया। तभी एक कंकॉक्टर अपना पोशन बनाकर उतर गया। लिंसू ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए उठकर स्टेशन की ओर कदम बढ़ा लिया। साइड से 10 से ज्यादा कंकॉक्शंस देखने के बाद उसे अंदाजा हो चुका था, सेफ एडवांस होने के लिए बस अपर मिड हाई क्वालिटी पोशन इनफ था। हाई क्वालिटी बनाना कठिन, लेकिन इंटेंशनली क्वालिटी कम करना आसान। बस 1-2 स्टेप्स में छोटी सी गलती कर दो। स्टारलाइट यूनियन सीक्रेट वेपन।
स्टारलाइट बी स्टीमिंग यूनियन के वेटिंग एरिया में उनके लीडर, एक तेज निगाह वाली स्त्री, अपने पास बैठे एक बेहद हैंडसम और शांत युवक को देख रही थी। वो हर कंकॉक्टर को अत्यंत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, इवन लो क्वालिटी कंकॉक्शंस को भी राइटली नहीं ले रहा था। टीचर इस बात पर खुश थी। वो लड़का उनका डायरेक्ट डिसाइपल था और स्टारलाइट सिटी का इस कंपटीशन के लिए हिडन ट्रम्प कार्ड। इतनी कम उम्र में परफेक्ट क्वालिटी पोशन बनाने वाला रेयर टैलेंट। कैसे लग रहा है? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? टीचर ने धीमी आवाज में पूछा। टीचर, अभी तक किसी में कोई खास खतरा नहीं दिखा। वो बोल ही रहा था कि अचानक रुक गया। उसकी नज़र मंच पर जम गई। टीचर, वो आदमी। औरत ने मुड़कर देखा और उसका चेहरा हल्का चेंज हुआ। मंच पर खड़ा कंकॉक्टर रीसोल्यूशन स्टेज में था और उसने छोटी सी गलती की, बहुत मामूली, लेकिन कोरोना लेवल कंकॉक्टर्स जैसे मू युक्शिंग या वो स्त्री इस गलती को पहचान सकते थे। इंटेंशनल मिस्टेक। कंपटीशन में सैंडबैगिंग। स्टारलाइट लीडर की भौहें सिकुड़ गईं। ये कौन से शहर का कंकॉक्टर है? योंगनान सिटी, युवक ने तुरंत जवाब दिया। और नेक्स्ट ही दूसरी मूव्स में लिंसू के हाथों की स्मूथनेस, फ्लो और कॉन्फिडेंस क्लियरली नजर आ रहे थे। पहली गलती तो बस छिपाने का नाटक थी। एंड में जो पोशन बना, हल्की सी चमकती पर्पल लाइट, बिल्कुल उतना ही जितना प्रीलिम्स ले जाने के लिए जरूरी था। योंगनान सिटी। इंटरेस्टिंग, औरत ने धीमी आवाज में कहा। उसकी ट्रेंड नज़र ने साफ देख लिया, ये लड़का डेफिनेटली परफेक्ट क्वालिटी बना सकता है। योंगनान में ऐसा टैलेंट, वो सोची, और फिर उसने एक नज़र बाकी सिटीज़ की तरफ फेंकी। यांगफेंग का लीडर अपने कंकॉक्टर्स से हंसी मजाक में लगा था, बिल्कुल क्लूलेस। बेचारा हमेशा बेखबर ही रहता है, उसने मन में सोचा। फिर उसने कुइयुन साइड देखा। चू फेंग अपने डिसाइपल से आराम से बात कर रहा था और क्लियरली उसे भी कुछ पता नहीं चला। कॉम्पिटिटर्स होने के कारण स्टारलाइट लीडर ने किसी को अलर्ट करने का कोई इरादा नहीं रखा। उनकी निगाहें फिर दूर खड़े मू युक्शिंग पर टिक गई, जो शांति से खड़े सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। चैप्टर 89, चैप्टर 36, 3 सुनहरे प्रकाश के बीम्स। वाह मू युक्शिंग, ऊपर से सीधा साधा, अंदर से फुल चालबाजी। स्टारलाइट सिटी के लीडर हल्की सी हंसी दबाते हुए बोली। बाद में जब तुम स्टेज पे जाओ, ज्यादा शो मत करना, बस क्वालिफाई हो जाओ, लोकी रहना। वो अपने शिष्य की तरफ झुककर बोलती है। जी, समझ गया। एनर्जी पोशन सबमिट करके, नाम रजिस्टर करा के और योंगनान बी स्टीमिंग यूनियन नोट करवाने के बाद लिंसू सीधा अपने अलॉटेड ट्रेनिंग रूम में आ गया। ये रूम्स स्पेसिफिकली पोशन मेकिंग कंपेटिटर्स के लिए अरेंज किए गए थे, सिंपल लेकिन काफ़ी काम की फैसिलिटीज़ के साथ। लिंसू के लिए तो परफेक्ट। थोड़ी देर में वो पूरी तरह प्रैक्टिस में डूब गया। आज उसके पास बेसिक एनर्जी पोशंस की काफ़ी वैरायटीज़ थीं, जिनके परफेक्ट क्वालिटी के आसपास वो बार बार पहुंच रहा था। उसका प्लान सीधा था, आज ही ब्रेक थ्रू मारो, कल सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों में धमाका करो। प्रैक्टिस करते करते रात हो गई। ये योंगनान सिटी नहीं था तो क्यूक्यू का डेली ट्रेनिंग रूटीन पॉसिबल नहीं था। क्यून सिटी में 20 टावर ज़रूर था, पर लिंसू को पता था योंगनान का बंदा हो के वहाँ जाना थोड़ा ऑकवर्ड होगा, तो क्यूक्यू ने पूरा दिन 20 स्टेमिंग स्पेस में ब्रेक लिया। इतना आराम उसने कभी नहीं किया था। पर क्यूक्यू जैसा हार्डवर्किंग बीस्ट गिल्टी फील करने लगा। उसने ठीक ठाक डिसीजन लिया, ब्लू स्टार लौट के डबल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और जैसे ही ब्लू स्टार वापस गया, 20 स्टेमिंग स्पेस से निकलते ही एक एनर्जी क्यूब चबाते चबाते सीधा स्मार्ट ट्रेनिंग रूम में घुस गया। पूरा दिन ट्रेनिंग, इतना कि लिंसू, जो अपना सेकंड एवोल्यूशनरी रिसर्च पेपर लिख रहा था, 3-4 बार देखने गया कि क्यूक्यू ठीक तो है ना। शाम तक किन्नान ने लिंसू का सेकंड रिसर्च पेपर अप्रूव कर दिया। फाइनली ब्लू स्टार वाले सारे काम निपट गए।
कल वो किन्नान और एवोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट 1 जाएगा, जहाँ पे परसों से कॉलेज ब्रीडिंग अचीवमेंट्स कंपटीशन शुरू होगा। पर फिर भी आज रात उसे फिर से सोने जाना पड़ेगा, शनवू वर्ल्ड के पोषण सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए। शनवू वर्ल्ड। जागते ही लिंसू को कॉन्फर्मेशन मिल गया कि वो सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर चुका है। सेमीफाइनल्स प्रिलिमिनरी से काफ़ी स्ट्रक्चर्ड थे। अब स्कोरिंग के हिसाब से पैरिंग होती टॉप से बॉटम तक। अपने हाथ में नंबर 9 का कार्ड देखकर लिंसू थोड़ा ऑकवर्ड हुआ। लगता है उसके बाद कुछ हेवी डॉग हॉर्सेस स्टेज पे आए थे। वो टॉप 10 से गिरते गिरते बचा। नंबर 9 होने का मतलब लास्ट राउंड में स्टेज पे जाना नंबर 10 के साथ। इसका मतलब ये सेमीफाइनल सीरियसली लेना पड़ेगा। अब क्या सैंडबैगिंग, फुल पावर लगानी पड़ेगी। फर्स्ट और सेकंड रैंक्ड पोषण मेकर स्टेज पे चढ़ गए। नंबर 1 क्यून का, नंबर 2 यांगफंग का। वो फर्स्ट रैंकर छूफंग का क्लोज डोर डिसाइपल है, मुयुक सिंह ने धीरे से बताया। लिंसू सिर हिलाकर बोला, एल्डर, क्या वो परफेक्ट क्वालिटी बना सकता है? थोड़ा रह जाता है, बस एक कदम पीछे, मुयुक सिंह ने आंखें तीखी करते हुए कहा। हाँ? ठीक उसी समय सभी टीम लीडर्स की तरफ से एक सरप्राइज भरी आवाज़ थी। छूफंग की आंखों में तो खुशी फूट पड़ी, बाकी 3 के चेहरे उतर गए। स्टेज पर एक हल्की सी सुनहरी चमक पोषण में से। परफेक्ट क्वालिटी। दूसरा कंपेटिटर घबरा गया, गलती कर बैठा और हाथ खड़े कर दिए। इसका मतलब सीधा डिफीट। यांगफंग सिटी का लीडर काला पड़ गया। लिंसू का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। एक और कंपेटिटर परफेक्ट टीयर बना सकता है, पर वो ग्लो काफी हल्का था, मुझसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। लिंसू ने हल्का सा सुकून छोड़ा। स्टारलाइट सिटी की लीडर ने भाव भरे से कहा, एक और परफेक्ट टीयर, तुम पर प्रेशर और बढ़ गया। जी टीचर, लेकिन मैं फर्स्ट प्लेस लेने की पूरी कोशिश करूंगा। उसका डिसाइपल इंस्टेंटली फोकस्ड हो गया। बाकी 3 राउंड स्मूथली हुए, हाई क्वालिटी पोर्शंस। अब लिंसू और नंबर 10 के स्टेज का टाइम आ गया। जाओ, स्टारलाइट लीडर ने अपने डिसाइपल को कहा। अब होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। जी। वो लिंसू की तरफ देखकर स्टेज पे चढ़ गया। दोनों ने प्रेपरेशन शुरू की। बॉम्ब नंबर 1, छूफंग की खुशी का फटना। तंग हो, बहुत बढ़िया। छूफंग ने अपने डिसाइपल को जोर का थप्पड़ मारा, खुशी में। उसके डिसाइपल का ब्रेक थ्रू भी अनएक्सपेक्टेड था। इससे कॉन्टेस्ट ऑलमोस्ट डिसाइडेड लग रहा था। तंगू परफेक्ट टीयर बना सकता था तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। क्यों उनका बदला लेना पक्का। छूफंग ने मुयुक सिंह की तरफ मॉकिंग वाली सोच से देखा। टीचर, मुझे लगता है 1-2 दिन और प्रैक्टिस मिले तो मैं कंसिस्टेंट परफेक्ट बना सकता हूँ। तंगू एक्साइटेड था। आराम से, फाइनल में परफेक्ट ना भी बना, नॉर्मल भी चलेगा। चैंपियनशिप तुम्हारी। और छूफंग का सेंटेंस वहीं रुक गया। उसकी सांसें अटक गई। स्टेज पर एक और गोल्डन ग्लो, लेकिन तंगों से कहीं ज्यादा शुद्ध, कहीं ज्यादा ब्राइट। लिंसू के हाथ में वो क्रिस्टल बॉटल चमक रही थी। योंगनान सिटी का बंदा, मुयुक सिंह का बंदा। छूफंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। और तभी बॉम्ब नंबर 2, दूसरी गोल्डन लाइट। दूसरा कंपेटिटर, स्टारलाइट सिटी का। उसके पोर्शन में भी वही डैज़लिंग गोल्डन ग्लो। छूफंग को समझ ही नहीं आ रहा था, किसको देखूं, किस पर गुस्सा करूं। ये क्या हो रहा है? वो तंगो का कॉलर पकड़ के घूरता है। तंगो, मैंने पूछा था तुम फाइनल में परफेक्ट टीयर बना लोगे ना? मैं पता नहीं। चैप्टर 90, चैप्टर 37, टाइम ट्रैवल मैकेनिज्म का बग। स्टेज के नीचे तंगहाओ का मूड एकदम उल्टा पुल्टा था। शॉक, जेलसी, डिसबिलीफ, सारी इमोशंस एक साथ। स्टेज पर लिंसू का मूड भी कुछ खास नहीं था। परफेक्ट ग्रेड एनर्जी लिक्विड माना ना, उसके लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी। लेकिन ये नंबर 10 का बंदा क्या चीज़ है? उसके पोर्शन से निकलती हुई गोल्डन ग्लो, बिल्कुल सेम प्योरिटी, सेम ब्रिलियंस। प्रीलिमिनरीज वाले नंबर 1 एल्केमिस्ट की हल्की गोल्डन चमक से कई गुना शानदार।
ये कब डिसाइड हुआ था कि परफेक्ट ग्रेड बनाओगे तो चैंपियनशिप फिक्स हो जाएगी? ये तो 3 तरफ से धोखे का माहौल बन चुका था। सेमीफाइनल्स में ऑब्वियसली कोई अपनी रियल स्किल छुपाता नहीं और सामने वाले की एबिलिटी ऑलमोस्ट उसके बराबर थी। लिंसू जो चैंपियनशिप को अपना हक समझ के बैठा था, अंदर से एकदम ठंडा पड़ गया। उसने एक रैंक 6 सुपरनैचुरल रिसोर्स चूज किया था। अगर फर्स्ट प्लेस नहीं मिला तो क्यू का एवोल्यूशन रिसोर्स तो गया काम से। उसके आसपास खड़े स्टारलाइट सिटी के यंग एल्केमिस्ट का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया। उसके टीचर ने ऑलरेडी वार्न कर दिया था कि योंगनान सिटी का लिंसू एक परफेक्ट ग्रेड ला सकता है, तो वो प्रिपेयर्ड तो था। पर जब उसने लिंसू की एक्चुअल स्किल देखी जो उसी की बराबरी पे थी, उसका दिल भी जोर से धड़का। चैंपियनशिप अब केक वॉक नहीं थी, लेकिन लिंसू उससे छोटा लग रहा था। शायद कंपटीशन के बाद वो दोनों आइडियाज़ एक्सचेंज करें, इम्प्रूवमेंट लाएं, ये थॉट उसके मन में आया। उसने लिंसू की तरफ मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हेलो, मेरा नाम झू की यी है। लिंसू ने भी हल्की सी स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड किया, हेलो, मैं लिंसू। फाइनल्स ज़्यादा दूर नहीं थे, तो दोनों का ज़्यादा बात करने का मन भी नहीं हुआ। बस नाम एक्सचेंज किए और स्टेज से नीचे आ गए। टॉप 10 में सिर्फ 3 लोग परफेक्ट ग्रेड तक पहुंचे, और फाइनल में कौन जाएगा वो तो ऑब्वियस था। फिर भी रूल्स के हिसाब से एक छोटा वेट टाइम रखा गया, एक अगरबत्ती जलने जितना टाइम। एक एल्केमिस्ट के लिए ये वक्त तो एक परफेक्ट क्वालिटी पोशन का आधा भी नहीं होता। लिंसू ने दोबारा सीट लेते हुए गहरी सांस ली। अगर वो सेकंड प्लेस ही ले पाया तो क्यू का एवोल्यूशन रिसोर्स का क्या? उसके बगल में मुयुक सिंह का एक्सप्रेशन भी टेंस हो गया और उसने स्टारलाइट सिटी की लीडर को एक मीनिंग भरी नज़र से देखा। स्टारलाइट सिटी, जिसका कोई नाम लेता तक नहीं, आज एकदम से मॉन्स्टर लेवल कॉन्टेस्टेंट निकाल लाए। बाद में पता चला, प्रीलिमिनरीज में जब लिंसू ने जानबूझकर एक गलती की थी और झूकी यी के टीचर ने नोटिस किया, तो झूकी यी ने लो प्रोफाइल रहने का अलग स्ट्रैटेजी अपना लिया। उसने एक ऐसी बेस एनर्जी लिक्विड बनाई जिसमें वो परफेक्ट नहीं था, ताकि कोई शक ना हो। ट्रू डार्क हॉर्स, प्योर ढीठ तरीके से हिडन ट्रम्प कार्ड। मुयुक सिंह ने साइड ग्लांस से लिंसू को देखा, थोड़ा सुकून मिला। अच्छा है, कम से कम चैंपियनशिप क्योंगिन सिटी को नहीं जाएगी। क्योंगिन सिटी के लीडर का काला मटका जैसा चेहरा देखकर मुयुक सिंह की टेंशन का हाफ इंस्टेंटली गायब हो गया। सुनो, मुयुक सिंह ने लिंसू की शोल्डर पर हाथ रखा, अगर फर्स्ट प्लेस ना भी मिला तो कोई बात नहीं, अगली कंपटीशन में तुम डेफिनेटली जीत जाओगे। तुम्हारी टैलेंट अनमैच्ड है। अगली कंपटीशन? वो तो 5 साल बाद। तब तक उसका एवोल्यूशन रिसोर्स का चांस तो हवा में हो जाएगा। लेकिन ये बात एक्सप्लेन करना ऑकवर्ड होता, तो लिंसू ने सिर्फ चुपचाप हल्की सी नॉड कर दी, लेकिन अंदर से वो फुल पावर ब्रेनस्टॉर्मिंग ने लग गया। फाइनल्स में जीत कंफर्म कैसे करूं? प्रीलिमिनरीज वाले दिन उसने पूरा दिन प्रैक्टिस रूम में हाई डिफिकल्टी पोर्शंस बनाए थे। काफ़ी सारे परफेक्ट ग्रेड तो लाई भी, लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी, कंसिस्टेंसी ज़ीरो। टंगहाउ जैसी सिचुएशन, एक्सीडेंटल परफेक्शन। अगर वो फाइनल्स में एक स्टेबल हाई टियर परफेक्ट ला पाए तो कंपटीशन खत्म। पर उसके पास टाइम नहीं था। 10 बार प्रैक्टिस करने में 5-6 घंटे लग जाते, और उसके पास सिर्फ 15 मिनट। जिंदगी में पहली बार लिंसू को लग रहा था टाइम उसका दुश्मन है। कैसे 15 मिनट में 10 बार प्रैक्टिस करूं? इम्पॉसिबल। पर जैसे ही वो ये सोच रहा था, उसकी आंखें एकदम चमक उठी। टाइम ट्रैवल मैकेनिज्म, उसका गोल्डन फिंगर। जब से वो दोनों वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल कर रहा था, उसने डजन्स ऑफ ट्रैवल्स किए थे। अब तक वो उस गोल्डन फिंगर को अच्छे से समझ चुका था। उसने कभी ट्राई ही नहीं किया कि क्या गोल्डन फिंगर को किसी और पर्पस में यूज कर सकता है। अब वही चांस था। उसने तेज से मुयुक सिंह की तरफ मुड़कर कहा, मू सीनियर, आपके पास कोई बीस्ट है जो हिप्नोसिस स्किल जानता हो? हिप्नोसिस? मुयुक सिंह ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास कोई स्पिरिट टाइप पेट नहीं है।